विकास की समझ का तीसरा टॉपिक है आपका इकोनॉमी का। मुद्रा और साख क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखो मुद्रा क्या होती है। मुद्रा जिसके द्वारा क्या किया जा सके, मुद्रा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा खरीदा या बेचा जा सके। एक माध्यम है मुद्रा, क्या है, खरीदने और बेचने का माध्यम है। तो आप सोचिए कि शुरुआत में आज जो हमारे पास नोट है, जो करेंसी है, ये नहीं थी, तो इससे पहले लोग किस माध्यम से खरीदते और बेचते थे। तो एक वो चलता था क्या, वस्तु विनिमय। क्या चलता था? वस्तु विनिमय, ये प्रणाली थी। अब वस्तु विनिमय क्या था कि वस्तु के बदले में वस्तु को देना। क्या था? वस्तु के बदले में वस्तु को देना। फॉर एग्जाम्पल, सुन लिया अगर पहले जो समझा रहा हूं, तो इतना फास्ट क्यों भग रहा है? सारी चीजें समझा दूं तब बोलना। वस्तु विनिमय होता क्या था, यानी कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक वस्तु है। मान लीजिए आपने कपड़ों का उत्पादन किया, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत पड़ी फल सब्जियों की। मान लीजिए आज आपको सेब खाने थे, लेकिन आपके पास में क्या है, कपड़े हैं। मान लीजिए आपको अनाज की जरूरत पड़ी, लेकिन आपके पास अनाज नहीं, क्योंकि इस बार आपने क्या कर लिया, कपड़ों का उत्पादन किया। तो आप क्या करोगे, आप कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढोगे जिस व्यक्ति के पास में क्या हो, अनाज हो, और उस व्यक्ति को कपड़ों की जरूरत हो। यानी कि आप कपड़े दे करके उससे अनाज खरीदोगे, लेकिन वो कपड़ा खरीदेगा कब आपसे, तब उसको कपड़े की जरूरत होगी। भाई मेरे पास कपड़े हैं और मेरे पास अनाज भी है, तो मैं क्यों आपसे अनाज खरीदूंगा, वो मैं आपसे क्यों कपड़े खरीदूंगा। तो ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में कोई वस्तु और किसी के पास में कोई वस्तु, दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेते थे। तो ये उस समय मुद्रा का माध्यम हुआ करता था, वस्तु विनिमय। जब इतना अच्छा चल रहा था तो हमें किन्हीं और चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, मुद्रा के जो रूप थे हमने वे और क्यों देखे। इसके बाद जो आया वो सोना और चांदी का आया। किसका? सोना और चांदी, इसमें व्यापार होने लगा, इसमें लेन देन होने लगी सोने और चांदी में। इनको क्यों लाया गया था? इसकी एक वजह थी कि मान लीजिए कि आपके पास में कपड़े थे, ठीक है, और आपको अनाज की जरूरत थी। ठीक है भाई, आपको किसकी जरूरत थी? अनाज की। आप इस अपने कपड़े लेकर के इस व्यक्ति के पास में गए, इसने आपसे मना कर दिया कि मुझे भाई कपड़े नहीं चाहिए, मैं तुझे अनाज नहीं दूंगा। इसने क्या कह दिया, मैं तुझे अनाज नहीं दूंगा। जब इसने मना कर दिया कि मैं तुझे अनाज नहीं दूंगा, तो इस प्रकार से समस्या पैदा होने लगी, क्योंकि इसमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कि उसके पास अनाज भी हो और कपड़े की उसको क्या हो, जरूरत हो, या फिर जो आपके पास में वस्तु हो उसकी उसको क्या हो, जरूरत हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढना बड़ी कठिनाई होने लगी। तो फिर हमने जो मुद्रा का माध्यम था वो क्या बनाया, सोना और चांदी को। अब इससे हमें एक राहत मिली कि भाई मेरे पास सोना है, मैं उस सोने को दूसरे को दे सकता हूं। मैंने उससे अनाज खरीद लिया। अब उस व्यक्ति को मान लीजिए कोई और चीज खरीदने की जरूरत पड़ी, तो मैंने जो उसे सोना और चांदी दिया था उससे उसने किसी और व्यक्ति को दिया। तो ये क्या बन गया, एक माध्यम बन गया। किसका? खरीदने और बेचने का, आदान प्रदान का क्या बन गया, एक माध्यम बन गया। इसके बाद जो आपके आए वो क्या आए थे, सिक्के आए थे। ये जो आज आप देख रहे हो मुद्रा का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, हम वो देख रहे हैं। यानी कि जो आज चलन में जो हमारे पास नोट है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि नोट आज जो आए हैं कैसे आए हैं। कागज के जो नोट आप देख रहे हो ये कैसे आए हैं हमारे पास, ये पूरा एक प्रोसेस है, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगा। इसके बाद सिक्के आए, तांबे के और ऐसे बहुत सारे सिक्के आए, अनेक अनेक धातुओं के सिक्के बने। फिर सिक्कों के माध्यम से व्यापार होने लगा, सिक्कों के माध्यम से व्यापार होने लगा, सिक्कों की भी फिर समस्या बढ़ने लगी। फिर क्या किया, एक कागज को उस पर लिख दिया कि मैं धारक को 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और वो भारत सरकार के, मतलब कोई भी सरकार के द्वारा क्या है, वो जारी रहेगा। चाहे वो आपका रुपया हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रियाल हो, कोई भी करेंसी हो, इस विश्व के अंदर कोई भी करेंसी, उसमें क्या होने लगी, एक बॉन्ड हुआ। और उस नोट पर, इस प्रकार से कोई नोट है, मान लीजिए 100 रुपए का है, यहां पे भी 100 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक है।
इस बीच में कोई भी एक, सबने अपना अपना लोगो बना लिया, ठीक है ना, अपना एक प्रतीक चिन्ह दे दिया, और इसके नीचे लिख दिया मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का क्या देता हूं, वचन देता हूं, यानी कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब ये एक क्या है, कागज है, क्या है ये कागज है, जिसको एक किसके वचन के माध्यम से क्या माध्यम बना दिया, खरीदने और बेचने का माध्यम बना दिया। इससे चीजें और भी आसान होने लगी, यानी कि मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उन 100 रुपयों को किसी दूसरे को दे करके उनसे कोई भी वस्तु खरीद सकता हूं, और वो उन 100 रुपयों से कोई और वस्तु खरीद सकता है, यानी कि ये क्या हो गई, खरीदने और बेचने का क्या हुआ, माध्यम हुआ। रुपए के बाद फिर जो आया वो क्या आया, चेक आया, क्या आया, चेक। चेक क्या था, चेक भी एक कागज था। मान लीजिए एक लंबे पेमेंट के लिए होता, बड़े बड़े पेमेंट जो होते हैं उसके लिए चेक काम में ले जाते हैं। देखो, या तो मैं किसी को भाई हार्ड रूप में पैसे लेकर के, यानी कि मुझे किसी को 10 रुपए देने हैं, तो मैंने 10 का नोट निकाला, उस व्यक्ति को 10 का नोट दे दिया, वो दिख रहा है 10 का नोट। लेकिन चेक क्या होता है कि मान लीजिए आपके नाम पर चेक जारी हुआ और किसको जारी करना है, तो आपका बैंक में क्या होना चाहिए, खाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका बैंक में खाता है, उस दूसरे व्यक्ति का भी बैंक में खाता है, ठीक है। उस व्यक्ति ने अपने नाम से चेक जारी किया 1 लाख रुपए का, उस कागज पर 1 लाख लिखे हुए हैं और नीचे उस पर साइन हुए हैं कि ये इस व्यक्ति को जाने हैं। वो व्यक्ति उस बैंक शाखा में जाएगा, बैंक शाखा में गया, वो वहां पर जाकर के उस चेक को दे देता है, उस चेक को वो क्लियर करके आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज देते हैं। तो ये क्या है, ये भी तो एक क्या है, विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम है या नहीं है, वस्तु विनिमय अलग चीज है, विनिमय का माध्यम है ना, खरीदने और बेचना, खरीदना और बेचना, विनिमय होता है खरीदना और बेचना। अब जो आपके में फिर अगला है साख। साख क्या होती है, और इससे पहले साख को समझने से पहले हम समझ लेते हैं करेंसी क्या होती है। करेंसी हमने समझ ली, ठीक है ना, करेंसी के रूप समझ लिए। अब करेंसी जो है बैंकों में जो होता है आपका क्या होता है, बैंकों में निक्षेप होता है। करेंसी मैंने आपको बता दी, ये पूरी टोटल क्या थी, ये करेंसी थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ये उसके रूप थे सोना चांदी सिक्के, जो कागज के जो नोट हैं और जो चेक हैं, ये सब क्या है आपके करेंसियों के अंतर्गत गिने जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम भाई बैंक। बैंक क्या कह रहा है, आपका जो अगला वो है बैंक में निक्षेप। निक्षेप क्या होता है, निक्षेप का मतलब पहले मैं निक्षेप बता देता हूं। बैंक तो आप सब लोग जानते हैं, बैंक क्या होता है, निक्षेप का मतलब होता है बचा हुआ शेष। क्या होता है, बचा हुआ शेष। मान लीजिए आप कोई भी चीज छान रहे हो, कोई भी चीज छाना, जो छान करके आपसे जो नीचे बचा, नीचे जो निकला वो निकल गया, ऊपर जो आपके पास शेष रहा है वो क्या रह गया, आपका निक्षेप रह गया। क्या रह गया, छन करके जो चला गया वो चला गया। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास में 100 रुपए की आय है। क्या है ये, इसमें से 80 रुपए आपके क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं भाई। 80 रुपए इसमें खर्च हो गए, बचे कितने आपके पास में, 20 रुपए। आपने 20 रुपए उठा करके कहां जमा कर दिए, बैंक में जमा कर दिए। अब ये क्या हो गया, बैंकों में निक्षेप हो गया। क्या हो गया ये, यानी कि कोई व्यक्ति उसके पास जो शेष राशि बची उसने उसको कहां पर जमा कर दिया, बैंक में। और वो जमा क्यों करता है, इसकी भी क्या वजह है, इसकी एक वजह है कि जिससे उसे भविष्य में कभी भी काम पड़े, उसे कभी भी काम पड़े तो वो उसके द्वारा जमा की हुई राशि को निकाल सके। इसलिए हम बैंकों में क्या जमा करते हैं, निक्षेप के तौर पर पैसे जमा करते हैं, ठीक है ना। ये निक्षेप हो गया आपका बैंकों में। अरे ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो भाई, कि 100 रुपए आपके पास आए थे, आपके महीने की इनकम कितनी थी, 100 रुपए, आपने उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए। अब मैं आपको 10,000 रुपए गिनाऊं या 50,000 रुपए गिनाऊं,
कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, उसमें से आपने 40,000 रुपए खर्च कर दिए, 60,000 बचे और आपने वो बैंक में जमा कर दिया। एग्जाम्पल तो उसी तरीके का है। हम करेंसी कम लेंगे, पैसे कम लेंगे तो उसमें ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा। अब ये जो 20 रुपए है ये जमा कर दिया। अब बैंक जो हम ये जमा करते हैं, बैंक दो तरह से काम करती है। क्या करती है? बैंक दो तरह से काम करती है। बैंक दो तरह से कैसे काम करती है? यानी कि जो बैंक जो ऋण देती है, क्या करती है? बैंक जो ऋण देती है, एक तो हो गया आपका जमाकर्ता, कौन हो गया? और दूसरा हो गया कर्जदार। भाई बैंक क्या काम आते हैं? एक तो बैंक जमा करने के काम आते हैं और दूसरा कर्जा भी लेते हैं बैंकों से। लेते नहीं लेते? लोन लिया जाता नहीं लिया जाता? तो बैंक इन पर ऋण किस प्रकार से लगाती है? एक तो जो जिसने पैसा जमा किया है और दूसरा जिसने बैंक से पैसा कर्जे पर लिया है, वो तो जमा करता हो गया जिसने जमा किया। जमा करता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बैंकों में अपना अधिशेष जमा कराए, बचा हुआ पैसा उसमें जाकर के जमा करा दे, वो कौन होता है? जमा करता। और कर्जदार कौन होता है? जो बैंकों से पैसा क्या ले ले? उधार, लोन ले ले, है ना? बैंकों से पैसा लोन के तौर पर उधार ले ले, वो क्या होते हैं? कर्जदार होते हैं। अब इन दोनों पर जो बैंक है वो अलग अलग तरह से क्या लगाता है? ब्याज लगाता है। वो ब्याज कैसे लगाता है? ऋण जो देता है वो अलग अलग, यानी कि एक तो ऋण लेता है और एक ऋण देता है। लेता किससे है? जमा करने वाले से। और देता किसको है? कर्जदार को। समझ गए? अब ये जो इस पर ब्याज लगाता है वो दो तरह से लगाता है, और वो दोनों ब्याजें कौन कौन सी होंगी? यानी कि जैसे मैंने कहा ये 20 रुपए यहां पर जमा कराए बैंक में, बैंक के पास में अधिशेष आ गया। क्या आ गया? पैसा आ गया, 20 रुपए आए, तो बैंक ने ये 20 रुपए उठा करके किसको दे दिए? कर्जदार को। किसको? अब जो बैंक ने कर्जदार को 20 रुपए उठा करके दे दिए, तो अब वो क्या करेगा? इससे क्या लेगा? कर्जदार से ब्याज लेगा। मान लीजिए इसने 1 महीने की ब्याज क्या ली? 1 रुपया ले ली। 1 महीने की 20 रुपए ब्याज क्या हो गई? 1 रुपया हो गई। ठीक है भाई। अब जब ये 1 महीने बाद इस बैंक को ये रुपए जमा कराएगा तो कितने रुपए जमा कराएगा? 21 रुपए। कितने रुपए? बैंक के पास कितने रुपए थे? 20। अब कितने हो गए? लेकिन जो 20 रुपए दिए थे किसने दिए थे? जमाकर्ता ने। किसने दिए थे? अब मान लीजिए उसी 1 महीने के बाद ये जमाकर्ता भी बैंक के पास आ गया पैसा निकालने, तो बैंक ने अपने पैसे से ब्याज नहीं कमाई है। किसके पैसे से कमाई है? जमाकर्ता के पैसे से। तो बैंक का भी हक है कि उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाए। तो बैंक ने मान लीजिए 1 रुपया कमाया, और 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? इन 100 पैसों में से इन 20 रुपयों पर उसने कितनी ब्याज दे दी? 20 रुपए तो थे, 10 पैसे और ब्याज दे दी। अब उसको कितने दे दिए? 20 रुपए 10 पैसे। बैंक को कितना प्रॉफिट हो गया? 90 पैसे का। जो उसकी जो ब्याज की जो दरें हैं, जो ब्याज की दरें हैं, वो दोनों के लिए क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। वो अलग अलग कैसे होती हैं? जमाकर्ता के लिए अलग होती हैं और कर्जदार के लिए अलग होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। क्योंकि कर्ज, बैंक का खर्चा भी तो होता है भाई। कर्मचारी हैं, लाइट है, उसमें एसी चल रही है ना? आपकी सिक्योरिटी भी है। जो आप पैसा जमा करा रहे हो बैंक की सिक्योरिटी देता है ना भाई, तभी तो आप पैसा जमा करा रहे हो। भाई आपका पैसा घर से ज्यादा बैंकों में सिक्योर लगता है। भले ही बैंक लुट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बैंक को घाटा चले जाए, कुछ भी चला जाए, बैंक में आपने जितना भी पैसा जमा किया, बैंक आपको उतना पैसा देगी। बैंक ये नहीं कह सकते साहब मैं तो लुट गई, मुझे तो लुटेरे लूट ले गए, आपका पैसा मेरे पास नहीं है। बैंक ऐसा नहीं कह सकती है, या आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं। आपका पैसा उसमें जितना भी जमा है उतना पैसा बैंक देगी, और बैंक की जो जो शर्तें हैं उन शर्तों के आधार पर आपको ब्याज भी देगी। तो ये जो आप चीजें समझ रहे हो ये पूरी क्या है? मुद्रा है। क्या है ये भाई? मुद्रा में आपको कोई दिक्कत आई है कहीं से? कोई भी करेंसी को लेकर के, या फिर ब्याज को लेकर के, या फिर जो बैंकों में जो निक्षेप जमा होता है इसको लेकर के कोई दिक्कत है? तो कल हम इसमें देखेंगे साख की, साख पढ़ेंगे कल हम, साख क्या होती है ना? ठीक है भाई।